हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये नोट कर लेना पॉज करके, मैं पढ़ देता हूं। A projectile takes off from the horizontal plane with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of elevation 45 degree. It is just able to clear two parallel hurdles, each of height 2 meter, on the same horizontal plane as the point of projection, separated by the distance r from each other. Find the value of r, the distance of first hurdle from the point of projection. तो बच्चों पहले ना फिगर बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। आप लोग ट्राई करो पॉज करके। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, फिगर बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो हमें बोला कि प्रोजेक्टाइल टेक्स ऑफ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना डिग्री दिया हुआ है? थीटा 45 डिग्री। एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? इट इज जस्ट एबल टू क्लियर टू पैरेलल हर्डल्स ईच ऑफ हाइट 2 मीटर। मतलब प्रोजेक्टाइल जो था वो हमारा जस्ट क्लियर किया, उसमें दो हर्डल्स हैं, पैरेलल हर्डल्स हैं 2 मीटर के, ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो दो हर्डल्स भी हैं 2 मीटर के। तो ये 2 मीटर के दो हर्डल्स बना लेते हैं। टू पैरेलल हर्डल्स हैं 2 मीटर के, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। इसमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस आर पे सेपरेटेड है दोनों हर्डल्स आपस में। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू पूछी है और क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हर्डल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये जो फर्स्ट हर्डल था इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस पूछा है। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है और आर पूछा है हमें। क्लियरली हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ट्राई करो, अब दोबारा पॉज करके ट्राई करो अगर पहले समझ नहीं आया था तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोई एक्सेलरेशन तो होती नहीं, वेलोसिटी सेम रहती है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और ऑब्वियसली वो तो दी हुई है, हमें 10 cos 45 डिग्री हो जाएगी ना। और हमें क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है। तो टाइम निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगी, वो वाला टाइम। वो कैसे आ जाएगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से। वो टाइम उठा के हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा। जब ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, इस डिस्टेंस से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आर भी आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया? चलो अब टाइम निकालते हैं इस पॉइंट का। इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल कब पहुंची है? तो हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है SY इज इक्वल टू U sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी U sin थीटा होती है ना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होती है? U cos थीटा। तो U sin थीटा इंटू T माइनस हाफ GT स्क्वायर। और हमें G दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो हमें ये वाला जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर दिया हुआ है इसके अंदर। इस पॉइंट पे जस्ट एबल टू क्लियर, मतलब हर्डल को जस्ट क्लियर किया प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो 2 मीटर ही होगी ना उसकी हाइट उस टाइम पे, जब ये इस हर्डल के जस्ट ऊपर होगा प्रोजेक्टाइल। तो उसकी हाइट कितना होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर ही होगा। तो क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू U sin थीटा 10 sin 45 डिग्री इंटू T माइनस हाफ 10 T स्क्वायर। यही आएगा ना बच्चों। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। T की वैल्यू आ जाएगी, टाइम आ जाएगा यहां का हमारा कि इस टाइम पे प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन पहुंची है तो टाइम क्या होगा उसका। तो 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 2 T माइनस हाफ इंटू 10 T स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चों, 2 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 आ गया यहां पर, इज इक्वल टू 10 रूट 2 हो गया T माइनस 10 T स्क्वायर। ये तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
4 इज इक्वल टू 10√2t माइनस 10t स्क्वायर, तो 10t स्क्वायर माइनस 10√2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों इसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इसको सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो डी से निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 10√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 4, ये हमारा डी आ जाएगा इससे 100 इंटू 2, 200 माइनस 16 इंटू 10, 160, 40 आ गया। तो रूट्स क्या होती है बच्चों, टी की वैल्यू क्या आएगी, 10√2 प्लस माइनस √40 अपॉन 20। ठीक है, तो ये आया हमारा 10√2 प्लस माइनस √40 अपॉन 20। बच्चों मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, अगर लिख लिया हो तो टी की वैल्यू हमारी आई 1/√2, 1/2 हो गया ना, ये √2 रह गया नीचे, प्लस माइनस √40 होता है ना, तो ये क्या होता है 2√10, 2√10, तो √10 रह गया ऊपर और नीचे आ गया 10 आ गया, तो आ गया 1/√10। यही आया बच्चों 10/20, 1/2 √2 हो गया, √40 अपॉन √20, 2√10, 10। ठीक है, यही आ गया, t इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस 1/√10। अब हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस टोटल। तो पहले कैसे करते हैं, हम टोटल ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कैसे आएगा ये, हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन तो होती नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होती है इसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। u cos थीटा इंटू टी हो गया, तो 10 cos 45 डिग्री इंटू टी। अब T1 दे देते हैं इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट पे T1, इस पॉइंट पे T2। मतलब जब वो यहां पर पहुंचा तो T1 पे पहुंचा और यहां पर पहुंचा T2 पे। तो 10 cos 45 डिग्री Sx इज इक्वल टू 10/√2। अब T1 जो है वो T2 से कम होगा ऑब्वियसली, तो 1/√2 माइनस 1/10 हो गया T1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√2 माइनस 1/10 से। क्लियर, तो 10/1/2 माइनस 1/2√5 आ गया ये। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 माइनस √5। ये क्लियर हो गया, ये तो Sx1 हो गया ना, यहां पर Sx1 हो गया, इतना डिस्टेंस हमें निकालना है Sx1, ये आ गया हमारा Sx1। तो 5 माइनस √5, तो √5 की वैल्यू होती है 2.23, 2.23, 5 माइनस 2.23, तो ये आया हमारा 2.77। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 2.77 मीटर। ये वाले पार्ट का आंसर आ गया, तो ये बी पार्ट का आंसर आया है बेसिकली। अब हमें ए पार्ट का आंसर निकालना, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं ये रब कर रहा हूं, नोट कर लेना पॉज करके। 2.77 मीटर आ गया Sx1। अगर हम T2 की वैल्यू डालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में, तो हमें मिल जाएगा Sx1 प्लस R, तो वो आएगा 10 cos
45 डिग्री इंटू T2, ये आ गया था हमारा 2.77 मीटर। अब T2 हमारा क्या आया था, 10/√2, 1/√2 प्लस 1/√10, यही था ना बच्चों। यही था। अब ये आया हमारा 10/2 प्लस 10/2√5, तो 5 प्लस 5/√5, तो ये आया √5 आ गया। अब हमारा जो SX1 आया था वो था 5 माइनस √5, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस √5 माइनस 5 माइनस √5, तो क्या आया ये, इससे ये कट गया 2√5, तो 2.23 होता है √5 की वैल्यू, इंटू 2 कर देंगे तो 4.47 के अराउंड आ गया, 4.47 मीटर। R की वैल्यू हमारी 4.47 मीटर आ गया, तो A पार्ट का आंसर आ गया। तो ये क्लियरली समझ में आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम निकाला इन दोनों पॉइंट्स का जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंची। वो कैसे निकाला, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें 2 मीटर दी हुई है इसके अंदर, और फिर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल ली वो टाइम पुट करके। क्लियरली सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियरली समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट एट अ मंकी ऑन अ ट्री। एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, द मंकी ड्रॉप्स। विल द बुलेट हिट द मंकी? एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चों ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो करते हैं। कुछ ऐसा सा फिगर बनेगा इसका। हंटर ने क्या किया, एम करी अपनी गन किसकी तरफ, मंकी की तरफ जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, और बुलेट फायर कर दी। जैसे ही उसने जिस मूवमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे उसने बुलेट फायर करी, उसी इंस्टेंट पे मंकी ड्रॉप हो गया ट्री से, मतलब कूद गया। ठीक है, ड्रॉप जब होता है तो हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं। अगर कोई बॉल ड्रॉप करी ऊपर से, मंकी ड्रॉप हुआ या कोई भी चीज ड्रॉप हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी हम उसकी 0 लेते हैं। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी मंकी की 0 लेंगे जो ऊपर से नीचे आ रहा है। जिस मूवमेंट पे मंकी ड्रॉप हुआ है उसी मूवमेंट पे बुलेट फायर हुई है, और बुलेट ऐसे एम रख के मंकी को फायर हुई है क्योंकि ट्री ऊपर था और हंटर ने एम रख के मंकी को फायर किया। तो कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिबिट करेगी बुलेट, क्योंकि किसी एंगल पे प्रोजेक्शन हुई होगी ना बुलेट की, ऐसे रख के। तो किसी एंगल पे, जो एंगल हम थीटा ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा। अब ये पूछा है कि जो बुलेट है वो मंकी को लगेगी या नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है, बुलेट ने जाना है ऐसे, ठीक है, मंकी वहां से ड्रॉप हुआ, तो क्या मंकी इस पोजीशन पे पहुंचेगा जब, तो बुलेट भी उसी टाइम पे इस पोजीशन पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये इक्वेशंस के थ्रू हमें प्रूव करना है। अब इसके अंदर हम ये देखें कि अगर ग्रेविटी ना होती, ग्रेविटी बिल्कुल ना होती, तो हंटर ने तो मंकी को एम पे रखते हुए फायर किया था, है ना, मंकी को एम पे रखते हुए फायर किया था, तो मंकी को तो बुलेट हिट हो ही जाती, क्योंकि जैसे ही वो कूदता वो यहीं पर रह जाता, क्योंकि ग्रेविटी तो थी नहीं, और बुलेट फायर करी हुई थी हंटर ने मंकी को एम पे रखते हुए, तो बुलेट उसको हिट कर जाती। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ग्रेविटेशन है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ग्रेविटेशन फोर्स लगती है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है उसके अंदर। तो मंकी जब नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी, वो नीचे आ रहा होगा। तो अगर हम क्या करें, हाइट ले लेते हैं मंकी की h, मतलब ट्री की हाइट h थी इनिशियली, और बुलेट कुछ यहां से फायर हुई। ठीक है, अब मंकी यहां से नीचे आया, नीचे आ रहा है मंकी, और बुलेट यहां से यहां पर फायर हुई है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होती तो सीधा का सीधा यहां पर जाके हिट कर जाती बुलेट, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स है तो ये नीचे आएगा और ग्रेविटी बुलेट के ऊपर भी लगेगी, तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाएगा ना,
जो बुलेट थी, और मंकी यहां पर कुछ नीचे आ जाएगा, तो मंकी को लगेगी या नहीं लगेगी बुलेट, ये बताना। क्लियरली समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब? अब दोबारा ट्राई कर सकते हो पॉज करके। चलो बच्चों करते हैं। तो इसके अंदर हम अगर ट्री की हाइट h ले लेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में मंकी की पोजीशन इस फॉर्मूले से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। इनिशियल h थी माइनस हाफ GT स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम ऐसे लेते हैं ना s माइनस एस नॉट, इनिशियल पोजीशन हमारी s नॉट है, तो s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि मंकी ड्रॉप्स लिखा हुआ आ रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगी टर्म, और एस नॉट इधर चला जाएगा। एस नॉट क्या था हमारा, h था। इनिशियल जो पोजीशन होती है उसको हम ले लेते हैं h, तो h माइनस हाफ GT स्क्वायर हो गया। तो इसके अंदर ये मंकी का हमारा पोजीशन का आ गया टाइम के साथ, मंकी की पोजीशन चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, तो ऐसा आ गया। अब जो बुलेट का होगा हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वो होगा u बाई टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी, वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा हो गया ना। जब अगर बुलेट मंकी को हिट करेगी तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए t टाइम पे। सपोज वो t1 टाइम पे इक्वल हो जाते हैं, तो क्या आएगा, h माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u बाय t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, है ना। अब ये जो हाफ जी t1 स्क्वायर और हाफ जी t1 स्क्वायर तो कट गया, तो ये आ गया h इज इक्वल टू u बाय t1। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर एम रख के गन को बुलेट फायर करी है मंकी की तरफ, है ना, हंटर ने, तो सीधा यहां पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होती तो सीधा हिट कर जाती। ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो इतनी होगी ना कि वो मंकी को हिट कर जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जिस हाइट पे मंकी बैठा हुआ था वो आ गई u बाई t1 के इक्वल। तो इतनी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की होनी चाहिए कि वो इस हाइट तक पहुंच जाए। ऑब्वियसली इतनी तो होगी, और जब इतनी इनिशियल वेलोसिटी है उस हाइट तक पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट जो है वो यहां पर आके, मंकी यहां आ जाएगा t1 टाइम पे, तो यहां पर आके बुलेट हिट कर जाएगी। बुलेट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है, तो बुलेट भी माइनस हाफ GT स्क्वायर से इस टर्म से नीचे आएगी, और जो हमारा मंकी है वो भी इतना ही नीचे आएगा t टाइम में, है ना। t1 टाइम हमने यहां पर लिया हुआ है, t1 टाइम के अंदर बुलेट भी उतनी नीचे आ जाएगी। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होती तो बुलेट पूरा h हाइट पे पहुंच जाती, लेकिन t1 टाइम पे बुलेट इतना पोजीशन नीचे आएगी क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगी हुई है बुलेट के ऊपर भी और मंकी के ऊपर भी, और मंकी भी इतना ही नीचे आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बुलेट जो है वो हिट कर जाएगी उसे। क्लियरली समझ में आ गया आंसर? ये क्लियरली समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 10% बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके। चलो करते हैं। मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो इंक्रीज कर दी 10%। कैसे इंक्रीज हुई? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज करके, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करके। थीटा वैसे का वैसे ही रखा विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इनिशियल हमारी जो सबसे पहले वाली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको हम पहले वाली ले लेते हैं। ये 10% से इंक्रीज हो गया, तो s डैश वाई एच कर देते हैं। ये कितना हुआ? 10% से इंक्रीज हुआ, 10 अपॉन 100 एस वाई एच, ठीक है। तो ये आया 1.1 एस वाई एच। तो s डैश वाई एच इज इक्वल टू 1.1 एस वाई एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो पहले वाली थी वो u ही ले लेते हैं, चेंज होने के बाद u डैश हो गई। तो ये आया 1.1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g, ये आ गया। तो हमारा जो नया वाला मैक्सिमम हाइट आई है वो ये आ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज हुई है वो ये वाली होगी टोटल इनिशियल वेलोसिटी। यू डैश क्या हो गया 1.1 यू स्क्वायर, है ना। थीटा तो चेंज नहीं हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही वैसे रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2g तो सेम के सेम है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये वाली आ गई नई वाली, तो वो आई यू डैश इज इक्वल टू 1.1 यू स्क्वायर। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो नई रेंज आएगी उसको आर डैश कर देते हैं, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, नई वाली वेलोसिटी डाल देते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर थी वो नई वाली डाल देते हैं। यू स्क्वायर की जगह 1.1 ये सॉरी यू डैश स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो थी यहां पर जो आती है हमारी वो स्क्वायर में आती है ना, तो नई वाली जो आएगी वो आएगी यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1 यू स्क्वायर। अब ये यू डैश स्क्वायर आएगी यहां पर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर डैश के लिए यू डैश आ गया ना यहां पर। तो ये क्या है 1.1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आर डैश। तो आर डैश क्या हो गया 1.1 आर के इक्वल हो गया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ 10% से ही तो इंक्रीज हुआ, तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी 10% से इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या हुआ है कि जो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वो 10% से इंक्रीज हुई इनिशियल वेलोसिटी चेंज करने की वजह से। तो यहां पर आता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर एस डैश वाई एच, नई वाली मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। अब यही उठा के हमने रेंज के फॉर्मूले के अंदर डाल दिया क्योंकि वो भी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है उसके अंदर भी। तो 1.1 यू स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये पुराना वाला रेंज है, ठीक है। 1.1 पुराने वाले रेंज के इक्वल हो गया आर डैश। तो ये कितना 10% इंक्रीज हुआ ना, पुराने वाले रेंज जो था वो 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u so that its horizontal range is thrice the maximum height attained. What is its horizontal range? तो बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करो पॉज करके। चलो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें u दी हुई है और हमें दिया हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इज थ्राइस द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होती है उसकी 3 गुना है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमें दिया हुआ है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 3 ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही दिया हुआ ना, और पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, तो बेसिकली हमें ये निकालना है। तो हम इसको काट देते हैं ऐसे, g से g कट गया। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा यहां से यहां कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया ना। टेन थीटा 2 उधर चला जाएगा 4 अपॉन 3। तो बच्चों ये तो टेन थीटा जब 4 अपॉन 3 आया तो हमारा ट्राइंगल बन गया 37 डिग्री वाला। ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होगा, और 37 डिग्री यहां पर होता है 3 के ऑपोजिट, और यहां 53 डिग्री होता है। टेन थीटा 4 अपॉन 3 आया ना, तो परपेंडिकुलर हमने ये ले लिया, बेस हमने ये ले लिया, तो टेन 53 डिग्री हमारा 4 अपॉन 3 के इक्वल होता है। तो साइन थीटा क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है 37 डिग्री वाला। 37 डिग्री के ऑपोजिट 3 होता है और 53 डिग्री के ऑपोजिट 4 होता है। 3 4 5 वाला ट्राइंगल होता है। तो साइन थीटा हमारा आ गया
थीटा हमने इस वक्त ये ले रखा है 53 डिग्री वाला, क्योंकि 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया ना, साइन थीटा हो गया हमारा 4/5 और कॉस थीटा आ गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो 3/5। तो हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज हो गई यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज हो गई हमारी यू स्क्वायर 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5। 2 4 द 8, 8 3 द 24, 24 अपॉन नीचे आ गया 25g। तो आंसर आया 24 यू स्क्वायर अपॉन 25g। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। इफ t1 and t2 be the times of flight in the two cases, then the initial velocity of the projectile is, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/4g t1 t2, 1/2g t1 t2, 1/2g t1 plus t2 का होल स्क्वायर और 1/2g अंडर रूट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके। चलो करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, इन दोनों एंगल्स पे सेम रेंज आती है। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी फॉर अ गिवन यू। मतलब फॉर एग्जांपल हमें 10 मीटर पर सेकंड एक इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इस 10 मीटर पर सेकंड पे ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसपे सेम रेंज आए, वो कौन कौन से होंगे? थीटा और 90 माइनस थीटा। जैसे हमने थीटा को लिया 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम हमारी रेंज आ जाएगी। तो कोई भी ले लो, 20 डिग्री और 90 माइनस 20 डिग्री कितना हुआ? 70 डिग्री। इन दोनों पे भी सेम रेंज आएगी। ऐसा क्यों? साइन 2 थीटा और साइन 2 90 माइनस थीटा। अगर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा तो यहां पर आएगा साइन 2 थीटा। अगर 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा तो यहां पर क्या आएगा? साइन 2 90 माइनस थीटा। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 180 माइनस 2 थीटा, है ना? ये आ जाएगा। और हमें दिया होता है और हमें पता भी है साइन 180 माइनस 5, कोई भी एंगल है, साइन 180 डिग्री माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है? तो ये आया साइन 180 माइनस 2 थीटा और ये आ गया फिर साइन 2 थीटा। तो ये और ये सेम आ गए। इसका मतलब ये है कि थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू होगी। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा आएगा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू भी तब सेम आ जाएगी। मतलब साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू भी साइन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो रेंज हमारी सेम हो जाएगी फॉर अ गिवन यू। तो ये कॉन्सेप्ट से चलते हुए क्वेश्चन पूछा है हमसे कि दो एंगल पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारे हैं, दो एंगल पे सेम रेंज होती है। तो वो दो एंगल हमें मिल गए, थीटा और 90 माइनस थीटा। अब इसमें आगे क्या है कि T1 एंड T2 बी द टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम्स ऑफ फ्लाइट दोनों के अलग अलग हैं। ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ फ्लाइट तो अलग अलग होंगे। एक तो ऐसे जाएगा, एक कुछ ऐसे जाएगा। टाइम्स ऑफ फ्लाइट तो अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन रेंज सेम होती है थीटा और 90 माइनस थीटा की। अगर दो हमें टाइम दिए T1 और T2, तो हमें पूछा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी। तो बच्चों टाइम्स ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछी है T1 और T2 की टर्म्स में। T1 और T2 हमें दिए हुए हैं, तो T1 हो गया साइन थीटा, ठीक है। T2 हो गया हमारा 2u साइन 90 माइनस थीटा। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अब हमें इन दोनों के टर्म्स में इनिशियल वेलोसिटी पूछी हुई है, क्योंकि हम ऑप्शंस देख सकते हैं, थीटा तो कहीं है नहीं, तो हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के लिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं T2 को। 2u ये cos थीटा हो गया,
अपॉन जी। अब हमें थीटा वाला जो टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा उसको एलिमिनेट करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले दो ऑप्शंस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा इस केस में। तो हमें तो इसको एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शंस देख के भी हम निकाल सकते हैं T1 प्लस T2, ठीक है। अब इसके अंदर भी साइन थीटा और कॉस थीटा का सम हो जाएगा, लेकिन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम होगा जो 1 होता है, तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। करके भी देख लेते हैं बच्चों। तो हमारा ये आ गया 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ये T2 हो गया। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे तो जी स्क्वायर ही है, प्लस 2u कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये आ गया 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, है ना। अब इसमें हमने क्या किया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर किया ना, ये आ गया हमारा 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। जी स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा, 4 को मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। तो u स्क्वायर आ गया हमारा जी स्क्वायर अपॉन 4 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं, तो u आ गया हमारा g अपॉन 2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो है, ठीक है। हम ऑप्शंस देख के भी आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हिल इज 500 मीटर हाई, supplies are to be sent across the hill using a cannon that can hurl packets at a speed of 125 meter per second over the hill. The cannon is located at a distance of 800 meter from the foot of the hill and can be moved on the ground at a speed of 2 meter per second so that its distance from the hill can be adjusted. What is the shortest time in which a packet can reach on the ground across the hill? तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके, चलो करते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक तोप है, वो हिल के एक साइड पे खड़ी है और उसको पैकेट हिल के दूसरी साइड पे पहुंचाने हैं। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो पैकेट को फेंकेगी, वो है 125 मीटर पर सेकेंड। 800 मीटर दूर है वो हमारा हिल के बॉटम पॉइंट से, जो हमारी तोप है। और तोप को भी हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एडजस्ट कर सकते हैं, हिल के पास लेके आना है, हिल से दूर लेके जाना है। अब हमें पूछा है What is the shortest time in which a packet can reach on the ground across the hill? Shortest time मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो थी उसको हम शॉर्टेस्ट कर देंगे, तो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम आ जाएगा जब वो पहुंचे हिल के दूसरी साइड पे। तो इसका एक डायग्राम सा बना लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। ये हिल के 800 मीटर दूर खड़ी है तोप। अगर तोप को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले ले हम, है ना, इसी पॉइंट से पैकेट को फेंका गया और ये हिल होगी 500 मीटर हाइट की, पैकेट को दूसरी साइड पे पहुंचाना है, तो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ होगा, है ना, कितने 125 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी है, किसी एंगल पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, पैकेट हिल के दूसरी साइड पे पहुंच गई, ये 800 मीटर दूर खड़ी हुई है। अब हमें ये देखना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मिनिमम होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है। u साइन थीटा को अगर मिनिमम कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम हो जाएगा। तो u साइन थीटा क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में, है ना, ये मिनिमम होगा, तो ऑब्वियसली जो हाइट मैक्सिमम हाइट अचीव होगी वो भी मिनिमम होगी, है ना। अब मैक्सिमम हाइट हमें कम से कम कितनी रखनी है, 500 मीटर तो रखनी ही है, तभी तो हिल के उस पार पैकेट जा पाएंगे। तो 500 मीटर ही हम रख लेते हैं, जो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड होगी वो 500 मीटर ही कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हम इसको 500 कर लें, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 500 ही कर दी, तो मिनिमम हो जाएगा यू साइन थीटा, क्योंकि हमारी हाइट इतनी तो रखनी ही है हमें, और इससे ज्यादा करेंगे तो यू साइन थीटा उससे ज्यादा करना पड़ेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम रखनी है, तो वो कैसे आएगी, इतनी हाइट तो हमें रखनी ही है, तो यू साइन थीटा 500 मीटर के हिसाब से मैक्सिमम जो हाइट है वो 500 मीटर ले ली हमने। तो 500 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 10, 20 हो गया। तो 20 गया 500 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 10,000। तो 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू साइन थीटा हमारा क्या आ गया यहां से 100 के इक्वल। क्लियर? तो अब यू साइन थीटा मिनिमम तो हमें मिल गया, इसे हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यू की वैल्यू हमें दी हुई है 125 मीटर पर सेकेंड। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब ये बच्चों ट्राइंगल वही वाला आ गया 37 डिग्री वाला, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहां 37 डिग्री है और यहां 53 डिग्री होता है। तो थीटा अगर हम ये रखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा 4 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होगा 3 अपॉन 5। बच्चों मैं ये रब कर रहा हूं यहां पर करने के लिए आंसर आगेगा। तो हमारा कॉस थीटा कितना आया 3 अपॉन 5, राइट। ये ट्राइंगल बच्चों स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है, 37 डिग्री के सामने 3 आ गया, 53 डिग्री के सामने 4 आ गया। यहां पर अगर हम थीटा रखेंगे तो साइन थीटा आएगा 4 अपॉन 5, हमारा वही निकला था। तो कॉस थीटा क्या आ गया 3 अपॉन 5। तो कॉस थीटा हमारा 3 अपॉन 5 आ गया। अब हमें ये देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जो हमें मिनिमम पूछा है ना, शॉर्टेस्ट टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 इंटू यू साइन थीटा आ गया 100 अपॉन 10, तो ये आ गया 20 सेकेंड। अब बच्चों अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज देखेंगे, इसके अंदर एक ट्विस्ट दिखेगा तुम्हें जब तुम रेंज निकालोगे। क्या पता था कि जो तोप ने पैकेट्स फेंके हैं वो 800 मीटर के दूरी से ही फेंके हैं हिल के बॉटम से, जरूरी थोड़ा ना है, कम भी तो हो सकता है ज्यादा भी तो हो सकता है। हमें तो अभी तो हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही देखी है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही मोशन देखा है। 500 मीटर की बात हो रही थी, यू साइन थीटा की बात हो रही थी। अभी हॉरिजॉन्टल का तो हमने बात ही नहीं करी कि कितनी दूर से फेंके हैं, तो चेंज भी तो हो सकता है। तो इसकी रेंज निकाल के देख लेते हैं कि कहां से फेंके हैं, तो रेंज आ जाएगी टोटल। तो रेंज का हाफ करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो रेंज क्या होगी u cos थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट ही कर लेते हैं, इतनी देर फ्लाइट में रहा है ना वो, तो हमारा sx आ गया u cos थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट 125, cos थीटा कितना दिया हुआ 3 अपॉन 5 इंटू टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट 20, तो ये कितना आया 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 इज 1500 मीटर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि पहाड़ी के आगे कितना गया 750 और 750 पीछे, 800 मीटर नहीं है बच्चों, 750 है पीछे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 50 मीटर ना तोप को, कैनन को हमने टुवर्ड्स द हिल मूव किया, उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा हमारा, तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया पैकेट को वहां पहुंचाने के लिए, और उससे पहले कितना टाइम लगा हमें वो बताओ। वो हमें दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकंड से हमारी जो कैनन है वो मूव कर सकती है, और कितना मूव करना है 50 मीटर, क्योंकि 750 हो गया ना। कैनन यहां से आके पैकेट्स को फेंकेगी और हमारा पैकेट्स यहां उतरेंगे 500 मीटर की हाइट पे जाके, है ना। तभी तो हमारी रेंज जो आएगी वो 1500 मीटर आएगी जो हमारी निकली है। तो 750 यहां हो गया, 750 यहां हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमारा वैसे भी सिमेट्रिकल होता ही है। 750 मीटर के लिए 50 मीटर इसको मूव करना पड़ा, और 50 मीटर के लिए तोप को मूव करने के लिए टाइम कितना लगेगा 2 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड थी, तो टाइम लगेगा, इसको हम टी डैश दे देते हैं,
तो टाइम लगेगा 50 मीटर मूव करने के लिए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 सेकंड लग जाएंगे, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया 20 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ, t प्लस टी डैश 45 सेकंड। तो 45 सेकंड में हमारी जो पैकेट है वो दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे। मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम कितना आया, 45 सेकंड। ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात नहीं करी थी, सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करी थी, यू साइन थीटा और 500 मीटर। तो हमने देखा था कि जो मैक्सिमम हाइट है वो 500 मीटर ही ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें यू साइन थीटा को मिनिमाइज करना था। तो 500 मीटर लेके हमने देखा था कि जो हमारा यू साइन थीटा की वैल्यू आई थी वो 100 आई थी, और यू साइन थीटा जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर रखा तो वो 20 सेकंड आ गया। लेकिन अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात नहीं करी थी कि कितनी रेंज होगी, कहां पर तोप आके कहां से उसने पैकेट को दूसरी साइड पे फेंका होगा। तो पैकेट को जब उसने प्रोजेक्ट किया वो 750 मीटर हिल की दूरी से उसने प्रोजेक्ट किया था उसे। तो 750 मीटर मतलब 50 मीटर उसको चलना पड़ा होगा, तो वो वाला टाइम भी तो काउंट होगा। जब पैकेट को हमने फेंका यहां से लेके यहां तक, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो हो गया, और साथ में जो हमारे तोप है उसको भी मूव किया, उसको 25 सेकंड लगे, तो टोटल टाइम लगा 45 सेकंड। तो ये आंसर। तो मैं होप करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू। I ain't gonna give up.